हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर कौन से वो टॉपिक्स हैं या एरियाज हैं जहां पर एग्जामिनर आपको देखिए फंसा सकता है और आप गलती कर सकते हैं। तो उन्हीं एरियाज के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर आता है हमारा सेक्शन 22। अब सेक्शन 22 किस बारे में बात करता है? सर सेक्शन 22 कहता है कि एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपकी स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड कर गई तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाओगे। और सेक्शन 22 के अंदर जो आपने लिमिट देखी है वो मैं आपके सामने देखिए यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। अगर आप इन 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जिसके अंदर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आते हैं और आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख को एक्सीड कर जाती है, चाहे गुड्स की सप्लाई करो चाहे सर्विसेज की या दोनों की, आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो। इसके अलावा 6 स्टेट गवर्नमेंट ने और अलग से बताए हैं और कहा है कि अगर इन 6 स्टेट्स में आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए को एक्सीड कर गई तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाओगे। इन 10 स्टेट्स को अगर छोड़ दिया जाए, देखिए 4 ये वाले और 6 ये वाले, इन 10 स्टेट्स के देखिए आपको सबसे पहले तो नाम याद कर लेने होंगे, ठीक जी। इन 10 स्टेट्स के अलावा आप भारतवर्ष में कहीं पर भी हैं और आप सिर्फ और सिर्फ देखिए अपने स्टेट के अंदर मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो। और इंट्रा स्टेट किस चीज की सप्लाई करते हो? तो यहां पर आप लिख लीजिए ओनली गुड्स की। सर अगर आप ओनली गुड्स की सप्लाई करते हो प्लस इंट्रास्टेट करते हो, इंट्रास्टेट का मतलब क्या है कि जिस स्टेट में हो आप उसी स्टेट में करते हो, अपने स्टेट से बाहर आप सप्लाईज प्रोवाइड नहीं करते हो, तो सर आपके लिए देखिए जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 40 लाख रुपए। अगर आप गुड्स प्लस सर्विसेज की सप्लाई करते हो तो फिर लिमिट कितनी हो जाएगी? 20 लाख रुपए। ओनली सर्विसेज करते हो तब कितनी रहेगी? 20 लाख रुपए। सिर्फ गुड्स के केस में ये 40 लाख रुपए की लिमिट लगती है। तो पहला पॉइंट तो देखिए यही है जहां पर एग्जामिनर आपको फंसाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर इस रूल की एक्सेप्शन भी आती है। एक्सेप्शन ये आती है देखिए कि अगर आप आइसक्रीम वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, एरिटेड वाटर, टबैको और टबैको मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस जैसे कि आपका पान मसाला हो गया, बीड़ी हो गया, ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर आप देखिए अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, फ्लाई ऐश, ब्रिक्स, इन सब देखिए आइटम्स की सप्लाईज प्रोवाइड करते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर, तो भी आप इस 40 लाख रुपए की लिमिट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ये चीज बताई गई है। लेकिन हाँ, अगर आप देखिए ट्रेडर हैं, मतलब जैसे कि आप पान मसाला की ट्रेडिंग करते हैं, अब पान मसाला देखिए आपका टोबैको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है ना, तो इस सिचुएशन में फिर आपको देखिए 40 लाख की लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन बाकी सब केसेस में अगर आप मैन्युफैक्चर करके इनको देखिए सप्लाई करते हैं तो आपको देखिए इस बढ़ी हुई 40 लाख रुपए की लिमिट का फायदा नहीं मिलेगा। और ये 40 लाख रुपए की लिमिट कब लगती है? अगर आप सिर्फ अपने ही स्टेट के अंदर देखिए सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हो और वो भी इन 10 स्टेट को छोड़कर। तो ये वो पहला पॉइंट है जहां पर एग्जामिनर अक्सर आपको देखिए फंसाता है और बच्चे अक्सर यहां पर गलती करके आते हैं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे सेक्शन 22 के अंदर और गलती करके नहीं आएंगे। सेकंड आता है देखिए इसके अंदर सेक्शन 24। अब सेक्शन 24 किस बारे में बात करता है? सर सेक्शन 24 बात करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की। अब यहां पर हमने पढ़ा था कि कुछ केसेस में रजिस्ट्रेशन आपके लिए कंपलसरी होता है, जैसे कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाईज प्रोवाइड करते हो। अब इंटरस्टेट सप्लाईज का क्या मतलब है? अपने स्टेट से बाहर निकलकर, जैसे कि उत्तर प्रदेश का देखिए कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उत्तर प्रदेश का कोई पर्सन दिल्ली में सप्लाई करे, हरियाणा में करे, पंजाब में करे, तो वो इंटरस्टेट सप्लाई करेगा, रजिस्ट्रेशन उसके लिए कंपलसरी है। लेकिन अगर देखिए यही इंटरस्टेट जो सप्लायर है वो सर नोटिफाइड हैंड क्राफ्टेड गुड्स की सप्लाई करे, ठीक जी, या फिर ओनली सर्विसेज की सप्लाई करे, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट कहती है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट चेक करनी है, चेक लिमिट। आप फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे। तो ये वो पहला पॉइंट है जिसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं और देखते हैं कि अच्छा इंटरस्टेट सप्लाईज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अरे बिल्कुल ठीक है, कंपलसरी है, लेकिन वहां पर भी तो एक्सेप्शन बताई गई है कि नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं। नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के अंदर जैसे कि आपका कॉयर आर्टिकल, पेपर मैशे, हैंडक्राफ्टेड कैंडल्स, इस तरीके के आइटम्स आते हैं, ठीक है जी, जिससे गवर्नमेंट लघु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है ताकि देखिए लोग ज्यादा से ज्यादा इन कामों में आए और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेकर आती है बार बार के स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है जी। या फिर आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जैसे कि दिल्ली का कोई पर्सन ऑनलाइन कोचिंग देता है हरियाणा के अंदर, तो इंटरस्टेट सप्लाईज लेकिन सिर्फ सर्विसेज।
आपको लिमिट चेक करनी है। इसी तरह सर अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन देखिए नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करे तो उसके लिए भी आपको लिमिट चेक करनी है। तो ये वो देखिए पॉइंट है जहां पर अक्सर एग्जामिनर देखिए आपको फंसाता है और बच्चे अक्सर यहां पर जल्दबाजी में देखिए गलती कर देते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद सर आपका सेक्शन 23 आता है जिसके अंदर बताया गया कि कौन कौन से पर्सन जिन्हें स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई है कि आप रजिस्ट्रेशन मत लो अंडर सेक्शन 23। ठीक है जी, यहां पर आता है एक आपका वर्ड एग्रीकल्चरिस्ट, और इसमें बताया गया कि एक इंडिविजुअल और इसके साथ साथ सर एक एचयूएफ, ये दो व्यक्ति ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के पर्पज से देखिए एग्रीकल्चरिस्ट कंसिडर किए जाएंगे और इन्हें देखिए रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एग्जामिनर यहां पर फंसाता कैसे है, बच्चे इस चीज को तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इंडिविजुअल एचयूएफ अगर एग्रीकल्चरिस्ट है तो वो देखिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा, लेकिन एग्जामिनर कई बार केस स्टडी बना के देखिए इस तरीके से कहता है कि सपोज मिस्टर राम है, इनका अपना खेत है, ठीक है जी, एग्रीकल्चरिस्ट है ये, और ये अपने फार्म पर देखिए खेती करते हैं और इन्होंने सपोज वीट लगाया, ठीक जी, और ये इस वीट को मार्केट में सेल करते हैं। तो अब भाई आपने गेहूं लगाया है तो बेचोगे तभी आपकी जरूरतें पूरी होंगी, सिर्फ गेहूं लगा देने से सारे काम थोड़ी हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन में वो कह देते हैं कि प्लस ये क्या करते हैं, ये ट्रेडिंग भी करते हैं वीट की। अब सर जब बात आ जाती है ना ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग के अंदर देखिए आप क्या करते हो, आप खरीदते भी हो बेचते भी हो, तो यहां पर आप सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट नहीं रह जाते हो, क्योंकि गवर्नमेंट जो ये एग्जेम्पशन देना चाहती थी ना, ये सिर्फ किसानों को देना चाहती थी। देखिए आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो गवर्नमेंट कहती है कि यार किसानों के ऊपर हम कंप्लायंस बर्डन नहीं डालेंगे, हमें तो वैसे भी उनकी इनकम डबल करनी है, मोटिव लेके चलती है गवर्नमेंट हमारी, है ना। तो गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि यार कोई व्यक्ति ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब वो सेल परचेस कर रहा है, तो फिर वहां पर सेक्शन 23 के अंदर हम स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन नहीं देंगे, आपको फिर यहां पर क्या करना होगा, लिमिट चेक करनी होगी, लिमिट चेक करनी होगी। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल एचयूएफ सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसे देखिए रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहां पर बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो देखिए इसमें पॉइंट है जहां पर अक्सर गलतियां करते हैं बच्चे, वो है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के अंदर, और इसमें देखिए एग्जामिनर जो आपको फंसाता है वो फंसाता है एनआरटीपी के केस में। एनआरटीपी का मतलब क्या है, एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के रिस्पेक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है। क्योंकि देखिए जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन मिलता है सर, वो आपको कैसे मिलता है सर, रजिस्ट्रेशन हमें मिलता है पैन बेस्ड। आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अपना पैन देखिए अप्लाई करना होता है, गवर्नमेंट उस पैन को सीबीडेटा के डेटाबेस से चेक करती है, सीबीडीटी के डेटाबेस से चेक करती है, और पैन से आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिंक होता है उसके ऊपर ओटीपी भेजा जाता है, लेटेस्ट अमेंडमेंट है। लेकिन एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, जो इंडिया के बाहर से इंडिया में बिजनेस करने आ रहा है, टेम्परेरी बेसिस पर आ रहा है, कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ओकेजनली आ रहा है, जैसे कि होली दिवाली ईद के सीजन में आ रहा है, तो इसके पास तो पैन होगा नहीं, तो ये क्या करे, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर इंडिविजुअल है तो आप जिस देश से आ रहे हो उस देश की सरकार ने आपको पासपोर्ट इशू किया होगा, उस पासपोर्ट की कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आप हमें दीजिए, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ये नहीं कि जाली पासपोर्ट बना के ला रहे हो। इसके साथ साथ आप इंडिया के अंदर एक ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बताइए जो कि रेजिडेंट हो और उसके पास अपना पैन हो, तब हम आपको रजिस्ट्रेशन देखिए प्रोसीजर आपका आगे बढ़ाएंगे। अगर सर आप इंडिविजुअल नहीं हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो जिस देश में आप थे वहां पर देखिए सरकार ने आपको कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया होगा, हो सकता है कि वहां की सरकार का भी कोई पैन होता होगा, तो वो पैन या टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको दिया है वो आपको हमें देना होगा। तो अक्सर बच्चे यहां पर ये गलती कर देते हैं और इस प्रोसीजर को सही से नहीं पढ़ते, तो आप इस प्रोसीजर को ध्यान रखिएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक एनआरटीपी को सबमिट करने होते हैं, ठीक है जी, तभी उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मिलता है। और एनआरटीपी देखिए इसके साथ साथ एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनको रजिस्ट्रेशन देखिए लेना है तो इनको अपनी टैक्स लायबिलिटी एडवांस में पे करनी होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम इनको रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए मिलता है, एक बार में 90 दिनों के लिए, ज्यादा लेना चाहते हैं तो एक्सटेंशन का प्रोविजन भी है। इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब यहां पर बच्चे कैसे गलती करते हैं, एग्जामिनर देखिए आपको कह देता है कि सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक जी, और मिस्टर ए के 3 एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है जी, और इनका एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है।
अब जो इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, क्या इन्हें वो सिर्फ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे लगाना है या हर जगह लगाना है? तो देखिए क्लियरली लॉ कहता है यहाँ पर कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जहां जहां से आप बिजनेस कर रहे हो वहां पर जो भी प्रोमिनेंट लोकेशन है आप वहां पर लगाओगे ताकि उसको आसानी से देखा जा सके। प्रोमिनेंट लोकेशन का क्या मतलब है कि तुरंत आप बड़ी आसानी से एंटर करते ही आइडेंटिफाई कर सको, अच्छा ये व्यक्ति जो है जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा रखा है। इसके साथ साथ आपने जहां जहां अपना नेम बोर्ड लगा रखा है, देखिए जहां जहां आपने अपना नेम बोर्ड लगा रखा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नेम है, ठीक है जी, उस बोर्ड पर भी देखिए आपको जीएसटी नंबर देना होगा, वहां पर जीएसटी नंबर आप दिखाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, कहते हैं कि सिर्फ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे लगाना है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे नहीं लगाना। तो ऐसा नहीं है, दोनों जगह आपको देखिए लगाना होता है। तो ये देखिए कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखिए पूछ ले जाते हैं, और जहां पर बच्चे गलती करते हैं तो आप इन पॉइंट्स को नोट रखिएगा और गलती मत करिएगा और इस चैप्टर को प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच।